हरप्रीत कौर मैं दिल्ली में स्पेशल सेल के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। सिद्धू मूसेवाला केस की हर इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सलमान खान के वकील को धमकी मिली है। सारस्वत, जो कि जोधपुर केस में सलमान खान के वकील हैं, इनको चिट्ठी भेजी गई है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आया है। जैसे ही ये खत मिला है उसके बाद सलमान खान के वकील के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी बात यह है कि जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें जीबी और एलबी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इसमें भी सामने आ रहा है। खत में लिखा गया है कि जो हाल सिद्धू मूसेवाला का किया वही हाल सलमान के वकील का भी किया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी मिली है। हस्तीमल सारस्वत ये जोधपुर केस में सलमान के वकील है। इससे पहले हमने देखा था कि जब सलमान खान को धमकी मिली थी तो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर उनको मारने गए थे और अब सलमान के वकील को धमकी मिली है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल है, हर दिन एक रात से पर्दा उठ रहा है। अब बड़ी खबर सलमान खान के वकील को लेकर के न्यूज 18 इंडिया पर हम बता रहे हैं। सलमान खान के वकील हस्तीमल को धमकी मिली है, एक चिट्ठी भेजी गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से और यह कहा गया है कि जो हाल सिद्धू मूसेवाला का किया उनके परिवार पर जो बीत रही है वही सलमान खान के वकील के साथ भी होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये चिट्ठी भेजी गई है, इसमें जीबी और एलबी का इस्तेमाल किया गया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि जो हाल सिद्धू मूसेवाला का हुआ, जो हाल उनके परिवार का हुआ, वही हाल सलमान खान के वकील का भी किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था न्यूज 18 इंडिया पर ही हमने आपको वो खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे गए थे और अब ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें सलमान खान के वकील को धमकी मिली है, जिसके बाद उनके घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल करता था। दरअसल वो अखबारों को खंगालता था, जुवेनाइल क्राइम से जुड़ी जो खबरें होती थी उनकी तफ्तीश करता था, फिर उन नाबालिग लड़कों से संपर्क साधता था और उन नाबालिग लड़कों को अपने गैंग में शामिल करवाता था। तो ये बड़ी साजिश लॉरेंस बिश्नोई रचता था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल होता था और अभी तक बहुत सारे नाबालिग लड़के लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल भी हो चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई एक अहम कड़ी है। हर दिन नए किरदार की एंट्री हो रही है, नए नए राज सामने आ रहे हैं जिनसे हम पर्दा उठा रहे हैं। किस तरीके से पूरी प्लानिंग की जाती थी, तमाम लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। बड़ी बात यह है कि जो हथियार उन तक पहुंचाए जाते थे उनको वापस ले लिया जाता था काम होने के बाद। क्या है इनसाइड स्टोरी, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कैसे काम करता था लॉरेंस गैंग? क्यों नाबालिगों को गैंग में शामिल करता था लॉरेंस? कैसे जेल से ही साम्राज्य चलाता रहा लॉरेंस? क्या है लॉरेंस की कोड मिस्ट्री? न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। लॉरेंस गैंग की पूरी कहानी को समझने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वालों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के बचपन, स्कूल टाइम, छात्र राजनीति और अपराध की दुनिया में दाखिल होने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बचपन से लेकर अपराध की डायरी में नाम दर्ज होने तक लॉरेंस बिश्नोई कितने खूंखार इरादों वाला है। यही वजह है कि कई राज्यों की पुलिस लॉरेंस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। लॉरेंस की जिंदगी के ऐसे ही खतरनाक पन्नों से उसके गैंग की इनसाइड स्टोरी भी निकलकर सामने आ रही है। दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिग लोगों को ही सबसे ज्यादा पसंद करता था। तो आखिर क्यों ऐसा था कि लॉरेंस बिश्नोई नाबालिग लड़कों पर अपनी नजर रखता था? इस थ्योरी को समझने के लिए 19 साल के अभिषेक कोहली की कहानी को समझना होगा। वो अभिषेक कोहली जो अपने काम करने के तरीकों की वजह से लॉरेंस का खास बन गया था।
बताया जाता है कि महज 16 साल की उम्र में अभिषेक ने पहली वारदात को अंजाम दिया। ये तुषार नाम के अपराधी के अपहरण की वारदात थी, जो जुए का अड्डा चलाता था। इस दौरान अभिषेक ने तुषार को बेरहमी से पीटा भी था। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी संतोष जाधव को अभिषेक के इस कारनामे की जानकारी लगी, जिसके बाद संतोष जाधव ने वीडियो कॉल पर लॉरेंस और अभिषेक की बात करवाई। दावा किया जाता है कि अभिषेक संतोष जाधव को कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था। अभिषेक कोहली के जज्बे को देखकर उसे जयपुर भेजा गया, जहां आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान ही अभिषेक लॉरेंस गैंग का काफ़ी ध्यान खींचने लगा और जब अभिषेक पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसे फिरौती के धंधे में हाथ आजमाने के लिए कहा गया। इस दौरान अभिषेक का बाकायदा कमीशन भी फिक्स किया गया था। फिरौती में जितनी रकम मिलती थी उसका 15% हिस्सा अभिषेक का होता था, जबकि बाकी हिस्सा लॉरेंस के पास जाता था। राजस्थान के राय सिंह नगर में राकेश और लाला खतीक से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें अभिषेक को 15 लाख रुपए मिले थे। राजस्थान के ही गंगानगर जिले के शुभम गुप्ता के पास से भी 1 करोड़ रुपए की फिरौती मिली थी। यहाँ भी अभिषेक को 15 लाख रुपए दिए गए थे। हनुमानगढ़ के इंदू हिसारिया के पास से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें से अभिषेक को 1 करोड़ रुपए मिले थे। नाबालिग पर लॉरेंस ज्यादा जोर इसलिए देता था कि अगर वो पकड़ा भी जाए तो जुवेनाइल कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई हो और वो जल्द बाहर आ जाए। लॉरेंस का ये मानना था कि कम उम्र के लोगों का खून गर्म होता है और वो आसानी से कोई भी काम करने को राजी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो कम उम्र के लोगों को लंबी रेस के घोड़े की तरह मानता था। इसलिए लॉरेंस का गैंग बाकायदा ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो छोटी उम्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। इसकी सारी जानकारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से रखी जाती थी। ऐसे लोगों के बारे में थाने से भी पता किया जाता था। इतना ही नहीं, अखबार में अगर किसी नाबालिग के अपराध की खबर आती थी तो उस पर भी नजर रखी जाती थी और कुछ दिन बाद उससे संपर्क किया जाता था। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि लॉरेंस के गैंग में 200 ऐसे लड़के शामिल हैं जिनकी उम्र बेहद कम है। लॉरेंस की बच्चा ब्रिगेड को बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही ये बताया जाता था कि पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है। लॉरेंस का गिरोह एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का खूब सहारा लेता था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लोग आपस में संपर्क साधा करते थे। किस प्लेटफॉर्म पर बात करना सेफ है, इसको लेकर बाकायदा कोड जनरेट किए जाते थे। जैसे संतोष ने अगर अभिषेक कोहली को 2 डॉट भेजे तो सामने से 3 डॉट आने चाहिए। अगर जवाब में 2 या 4 डॉट आते हैं तो इसका मतलब है कि बात करना सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा लॉरेंस गैंग VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से भी बात करता था। इसके इस्तेमाल के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे लोगों को भी रख रखा था जिन्हें ऐसे मामलों में महारत हासिल है। तो खास रिपोर्ट आपने देखी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 200 नाबालिग शामिल थे जिनकी उम्र कम है, जिन पर हथियारों का इस्तेमाल होता था और तकनीक का भी इस्तेमाल होता था। अब स्टूडियो चलते हैं मेरे सहयोगी शिवानी के पास, जो बताएंगी कि किस तरीके से नाबालिग लड़कों को भर्ती करने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। डिटेल में शिवानी आपको बताएंगी। जी जसप्रीत, लगातार हर गुत्थी यहाँ पर सुलझती जा रही है, खुलती जा रही है और अब लॉरेंस के शूटर फैक्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे। लॉरेंस की शूटर फैक्ट्री कैसे काम करती थी, अब उसे आप समझिए। होता यह था कि लॉरेंस गैंग की नजर अक्सर नाबालिगों पर होती थी ताकि उन्हें अपने गैंग में शामिल कराया जा सके। कैसे नाबालिगों पर गैंग की नजर रहती थी, तो इसका जवाब है कि गैंग उन्हीं नाबालिगों पर नजर रखता था जिन पर कोई जुवेनाइल केस चल रहा हो या फिर वो नाबालिग तो किसी केस में जेल जा चुका हो। ऐसे नाबालिगों की तलाश के लिए अखबारों की खबरों को खंगाला जाता था। यह तलाशा जाता था कि कहीं कोई जुवेनाइल केस से जुड़ी खबर तो नहीं छपी हुई है। जब कुछ ऐसा नाबालिग मिल जाते तो किसी बड़े वारदात में शामिल रहे हो तो फिर उस गैंग से संपर्क करते थे और इसके बाद उस नाबालिग को समझा बुझाकर गैंग में शामिल कर लिया जाता था। करने के लिए उनको राजी भी किया जाता था। जानकारी मिली है कि ऐसे मोडस ऑफ ऑपरेंडी के जरिए लॉरेंस गैंग अब तक 200 से ज्यादा युवा शूटरों को अपने गैंग में भर्ती कर चुका है। यानी लगातार किस तरीके से फैक्ट्री चल रही थी आपने देखा।
और इस बीच आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला केस में कातिलों में आगे बढ़ने की होड़ मची हुई थी। कैसे लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट में नाम कमाया जाए, ये वो करना चाहते थे। और इसमें एक नाम सामने आ रहा है, कुलदीप उर्फ कशिश का। कशिश ये वो नाम है जो जुर्म की दुनिया में अपना दबदबा चाहता था। वो चाहता था कि हर किसी की जुबान पे कशिश का नाम छा जाए। इसी को लेकर के अब उसकी तमाम फोटोज सामने आ रही हैं, तमाम रील्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें वो हथियारों के साथ नजर आ रहा है। दरअसल इसमें कोशिश ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन गुर्गों की कोशिश ये थी कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद वो लॉरेंस बिश्नोई के वफादार बन जाए। तो हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई कि किस तरीके से राज बेपर्दा हुए हैं। और बड़ी जानकारी हम न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए लड़कियों का भी इस्तेमाल होने वाला था। बकायदा लेडी डॉन की साजिश रची गई थी। इसके पीछे का सच क्या है, किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और क्या क्या प्लान बनाए गए थे, एक रिपोर्ट में आप देखिए। मूसेवाला के मर्डर के कितने प्लान, मूसेवाला के मर्डर के कितने ऐलान, वेपन ट्रेल की अनसुलझी पहेली, मूसेवाला मर्डर के कितने मास्टरमाइंड, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस केस से जुड़े कई राज भी बाहर आ रहे हैं। 4 जुलाई को न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको मूसेवाला मर्डर के एक शूटर अंकित की क्राइम कुंडली दिखाई थी। और आज हम आपके सामने इस केस के कुछ और पहलुओं को दिखाने से पहले एक वायरल ऑडियो सुनवाना चाहते हैं। जिस दिन वारदात में अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेंगी। अरे तेरा सर खड़ा लिखावेगा, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होगी। 14 सेकंड के इस वायरल ऑडियो पर यह दावा किया जा रहा है कि इसमें सुनाई देने वाली आवाज मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य शूटर प्रियव्रत और फौजी की है। सिर्फ यही नहीं, इस ऑडियो के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों ने सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला करने से पहले मूसेवाला के कत्ल का ऐलान कर दिया था। इस ऑडियो के ऊपर प्रियव्रत और फौजी और उसके एक साथी बेरी और कुलदीप की तस्वीर दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाला पर कातिलाना हमला करने वाले आरोपियों ने बार बार सोशल मीडिया पर उनकी जान लेने का ऐलान किया। तो क्या इस केस के आरोपियों को कानून का कोई खौफ नहीं था? अगर होता तो शायद सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने से पहले अंकित और छोटा, कुलदीप और कशिश, दीपक मुंडी सोशल मीडिया पर गोलियों से सिद्धू मूसेवाला का नाम न लिखते। पुलिस तफ्तीश में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एक और बड़ा राज भी सामने आया है। और इस राज के बेनकाब होने के बाद अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि बिश्नोई बरार गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए कितने प्लान बनाए थे। न्यूज़ 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये बात कबूल की है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए एक प्लान में लड़कियों को शामिल करने का इरादा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए एक प्लान में 2 लड़कियों को गैंग में शामिल किया जाना था। एक लड़की को पुलिस की वर्दी पहनाकर सिद्धू मूसेवाला के घर भेजा जाता। यह लड़की रेड मारने के बहाने सिद्धू मूसेवाला के घर में घुसती, जबकि दूसरी लड़की को प्रेस रिपोर्टर बनाकर सिद्धू मूसेवाला के घर भेजा जाता। इस दौरान गैंग के दूसरे मेंबर भी अंदर घुस जाते और मौका पाकर सिद्धू मूसेवाला की जान ले लेते।
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए गैंगस्टरों ने कई प्लान तैयार किए थे, जिनमें एक खतरनाक प्लान था कि 2 लड़कियों को गैंग में शामिल किया जाए। एक लड़की को प्रेस रिपोर्टर जबकि एक लड़की को पुलिस की वर्दी पहनकर दोनों को सिद्धू के घर पर रेड के बहाने भेजा जाए। उसके बाद बाकी शूटर पुलिस की वर्दी में सिद्धू के घर में दाखिल हो जाएंगे और सिद्धू की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्हें कोई लड़की नहीं मिली। अमृतसर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी से पहले खरड़ में नए डीजीपी का कार्यभार संभाला गौरव यादव ने। उन्होंने पूछताछ की यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई से। लगभग 40 मिनट तक ये पूछताछ चली, जिसमें कई अहम जानकारियां बाहर आने की उम्मीद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि खरड़ में नए डीजीपी गौरव यादव ने लॉरेंस बिश्नोई से करीब 40 मिनट तक पूछताछ की है। इससे पहले जो जानकारियां सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन अब जो ये 40 मिनट की पूछताछ हुई है अमृतसर जिला कोर्ट में पेशी से पहले, वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे राज हैं जो बेपर्दा होने की उम्मीद है और कई शूटर्स के बारे में भी इसमें जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला केस में जो शार्प शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने कई सारे राज बेपर्दा किए हैं। इसमें यह बात सबसे अहम है कि विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर जर्मनी की P30 पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ, ऑस्ट्रेलिया से भी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। किस तरीके से ये विदेशी साजिश रची गई, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। 4 जुलाई को मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा एक और वायरल वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने यह वीडियो मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बनाया था। इस वायरल वीडियो में प्रियव्रत और फौजी, कपिल पंडित, अंकित सेरसा, कुलदीप और कशिश और सचिन भिवानी गाड़ी के अंदर हाथों में विदेशी पिस्टल लहराते नजर आ रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि आरोपियों तक इतनी आधुनिक पिस्टल और हथियार आए तो आए कहां से। न्यूज 18 इंडिया को पुलिस सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए उन पर ऑस्ट्रिया की ग्लॉक पिस्टल, जर्मनी की हैकलर एंड कोच P30 हैंडगन और स्टार पिस्टल और तुर्की की जिगाना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इससे पहले भी प्रियव्रत की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उसके पास से विदेशी हथियार बरामद किए थे। इनमें 8 हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 1 असॉल्ट राइफल, 20 कारतूस, .30 बोर की 3 स्टार पिस्टल और AK सीरीज की एक गन शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल ऑस्ट्रिया की ग्लॉक पिस्टल, जर्मनी की हैकलर एंड कोच P30 हैंडगन, स्टार पिस्टल और तुर्की की जिगाना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल शामिल थी। पिस्टल के ये नाम दिल्ली पुलिस के लिए भी एक पहेली बने हुए हैं, क्योंकि ये कहां से आई और कहां गई, इसका पता लगाया जाना भी जरूरी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में विदेशी हथियारों के रूट और ट्रेल की पहेली अभी तक अनसुलझी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम बिश्नोई बरार गैंग से बरामद हुए विदेशी हथियारों के ट्रेल रूट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सिद्धू मूसेवाला केस की पड़ताल करते हुए न्यूज 18 इंडिया की टीम इस हत्याकांड में शामिल 18 साल के एक आरोपी अंकित और छोटा के गांव सेरसा पहुंची। गांव पहुंचकर हमारी टीम ने अंकित के घर जाकर उसके परिवार से मुलाकात करने की कोशिश की। अंकित का परिवार घर पर नहीं था। इस दौरान हमारी टीम की मुलाकात अंकित के एक रिश्तेदार से हो गई। उन्होंने कहा कि अंकित के गांव से बाहर जाने के बाद वो शायद इन गैंगस्टर्स के संपर्क में आने के बाद बिगड़ गया। अंकित तो छोटा है, उम्र भी 18.5 साल है, लेकिन क्राइम इतना बड़ा कैसे कर सकता है वो? क्या पहले से ही प्लान उसका इस तरह से रहता था दिमाग? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते जी। यहाँ पर तो सही अच्छी तरह रहता था, ना किसी को कुछ बताता था, ना किसी के साथ झगड़ा करता था, आराम से रहता था। स्कूल में पढ़ता नहीं था? स्कूल में तो 9वीं क्लास में फेल हो गया था सर। तो क्या गांव की संगति ऐसी थी कि कहीं बाहर के लड़कों के साथ संगति में आया? कहीं वो बाहर ही गया जी। गांव की तो संगत ठीक थी जी उसकी, जब तक वो यहाँ पे रहा। वो 4-5 महीने चला गया, उसके बाद हमने उसका कुछ नहीं पता चला उसने क्या किया क्या नहीं किया। लगा नहीं कि यार आपके परिवार का नाम खराब कर दिया, और एक छोटा सा बच्चा ही तो है वो।
जी हमने जो वो छोड़ दिया गवर्नमेंट के हवाले, चाहे फांसी देगी चाहे जो भी कुछ करेगी, हमने छोड़ दिया वो। आप चाहते हो उसे फांसी दे? हाँ और क्या। इसके बाद हमारी टीम ने अंकित के बारे में जानने के लिए गांव वालों से बात करने की कोशिश की। सिरसा गांव में अंकित के बारे में बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। हम इस वक्त अंकित सिरसा के गांव में हैं, यानी सोनीपत में हैं, और यहाँ पर आप गलियां देख सकते हैं। इस गलियों के बीच में से जाते हुए उसका घर पड़ता है। आसपास के घरों से कोई भी निकलकर हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार हम ये कोशिश कर रहे थे कि अंकित के बारे में पूछा जाए, उसके बारे में जाना जाए, लेकिन उसका खौफ कहें या दहशत कहें, इस गांव की गलियां इस वक्त कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जरा बात करेंगे क्या? हाँ जी, देखिए यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अंकित के चाचा के मुताबिक अंकित का पूरा परिवार उसके किए पर शर्मिंदा है, और अगर अंकित के गुनाह के लिए कानून उसे फांसी की सजा भी देता है तो वो भी उन्हें मंजूर है। इसके बाद हमारी टीम की मुलाकात सिरसा गांव के प्रधान से हुई। उनके मुताबिक अंकित के बहादुरगढ़ जाने के बाद वो बुरी संगत में आकर जराइम की दुनिया में चला गया। जो इस परिवार की बैकग्राउंड है बहुत सामान्य परिवार और गरीब परिवार है, तो ये मान कर चलो आप इनका जो पूरा परिवार मेहनत मजदूरी का काम करता है। और जो आदमी जैसे बोलता है भैया मेरे साथ खेत में चल काम करा दे, वो खेत में काम करा देता है। कोई बोलता है फैक्ट्री में चल यहाँ काम करा दे, वहाँ काम करा देता है। और इनका पूरा परिवार बहुत शरीफ है। और यो लड़का रहा करता जी बादरगढ़, गाँव में इसका रहना सहना भी नहीं था, तो बादरगढ़ थे उसके ऐसा किसी के ऐसे संपर्क में आया हो और उनकी बात मानकर उसने इस घटना का अंजाम दिया हो। इस दौरान हमारी दूसरी टीम इस केस के एक और आरोपी सचिन चौधरी और सचिन भिवानी के गांव बोहल में मौजूद थी। गांव पहुंचकर हमारी टीम ने सचिन के परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। सचिन के बारे में गांव में भी लोग कम जानकारी रखते हैं। सचिन के बारे में क्या कहना चाहिए? सचिन तो शकल तो मैंने देखा, उसके पिताजी माताजी बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, नू के पता है भाई वो लड़का ऐसा लिखड़ा होगा किस तरह, उन्होंने बेबस है बेचारी, बेबस है माता पिता बेबस है। क्या सचिन के बारे में कुछ और पता है, क्या करता है? और इस तरह से अब आप बड़ा आरोप लगाए, आरोप करे हनजित मेरा पिटिया है भाई आरोप, नहीं तो मेरा कौन था। अच्छा, ईशा शुद्ध छोरा था, शुद्ध छोरा था, और माँ बाप बिल्कुल शरीफ बिल्कुल। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की तफ्तीश के दौरान उनके हाथ एक और अहम जानकारी लगी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला पर कातिलाना हमला करने के दौरान कनाडा में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने पहली गोली चलाने का फरमान अपने सबसे खास और वफादार मनप्रीत और मानू को दिया था। मनप्रीत की बिश्नोई बरार गैंग के दुश्मन बम्बीहा गैंग के सरगना लक्की पटियाल से जाती दुश्मनी है। मनप्रीत ने AK-47 से सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। पहली गोली लगते ही मूसेवाला की मौत हो गई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल हर एंगल से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच कर रहा है और इस मर्डर केस के उलझे तारों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक कई कहानियां सामने आ चुकी है। इन कहानियों के बीच से हम अब आपको अपराध की दुनिया का वो स्याह सच दिखाने जा रहे हैं, जिनको वो परिवार भुगतने पर मजबूर है, जिनके अपने न सिर्फ आपराधिक मामलों में उन्होंने आगे बढ़े, अपना नाम दर्ज करवाया, बल्कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी वो शामिल रहे। उन परिवारों की आप बीती एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। लॉरेंस बिश्नोई, सचिन चौधरी, कुलदीप कशिश, अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ये वो किरदार हैं जिन्होंने अपराध की दलदल में एक बार कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। घर परिवार और तमाम साथी उस रास्ते पर पीछे छूटते गए जिस रास्ते पर ये आगे बढ़ रहे थे। हरियाणा के भिवानी का रहने वाला
सचिन चौधरी भी उन्हीं लोगों में से एक है जिसने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की मदद की। बेहद शरीफ परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन चौधरी का जब से वारदात में नाम सामने आया है, तब से न तो परिवार सामने आने को तैयार है और न ही सचिन चौधरी के गांव बोहल के लोग ही कुछ कहना चाहते हैं। कोई भी यहाँ कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है सचिन के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा भी नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपको पता है हम आपके गांव में क्यों आए हैं? सचिन के लिए आए। हाँ, तो सचिन के बारे में क्या कहना चाहिए? सचिन तो शकल तो मैंने देखा, उसके पिताजी माताजी बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, नू के पता है भाई वो लड़का ऐसा लिखड़ा होगा किस तरह, बेबस है बेचारी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का एक और किरदार अंकित सिरसा भी है। मूसेवाला की हत्या के बाद से अंकित के गांव में भी सन्नाटा पसरा है। घर का दरवाजा बंद है, पुलिस का नोटिस अंकित के अपराध की गवाही दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हरियाणा के सोनीपत में एक गांव है सिरसा, जहां के अंकित सिरसा का नाम सामने आया है और अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सिरसा गांव में अंकित सिरसा के ठीक घर के सामने खड़े हैं। ये वो घर है जहां पर अंकित सिरसा रहता था। ये बताया जा रहा है कि परिवार में कुल 6 भाई बहनों में अंकित सिरसा का अपना जो अलग योगदान था, क्योंकि परिवार की जो 4 बहनें थी उनमें 3 बहनों की शादी होगी। 2 भाई हैं, अंकित सिरसा और उसका बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है वो काम करता है, माँ बाप भी काम करते हैं। मूसेवाला की हत्या में शामिल अंकित सिरसा से उसके रिश्तेदार बेहद खफा हैं। खुद उसके चाचा नवीन का कहना है कि अंकित को कानून जो भी सजा देगा वो उन्हें मंजूर होगी। नाम खराब कर दिया और एक छोटा सा बच्चा ही तो है वो। जी हमने वो छोड़ दिया गवर्नमेंट के हवाले, चाहे फांसी दे होगी चाहे जो भी कुछ करेगी, हमने छोड़ दिया वो। आप चाहते हो उसे फांसी दे? हाँ और क्या, और हम क्यों मरेंगे उसके बीच में? हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं भाई हम ऐसा काम करेंगे। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना था वो, हम तो जानते भी तक नहीं थे सिद्धू मूसेवाला है कौन। अपराध की दुनिया का स्याह सच यही है कि एक बार इस रास्ते पर आगे बढ़ने की कीमत सलाखों के पीछे जाकर ही चुकानी पड़ती है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक कीमत वो परिवार चुकाते हैं जिनका कोई अपना सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम देता है।